हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पैंथर एकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों के डिमांड पे, बहुत उनके रिक्वेस्ट पे मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस क्लास में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसके हर एक चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड के पहले ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका बोर्ड आपके करीब होगा तो उस समय हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो बार बार आपकी नींद उड़ाता हो, बार बार आपको सताता है। उन्हीं क्वेश्चंस को किस तरीके से हम क्रैक करेंगे, है ना, उस चीज़ को हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए उसकी गहराई तक हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके जो जितने हमारे नंबर सिस्टम में नंबर दे रखे हैं उन सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा नंबर होगा वो होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे आपको भी नोट करना है, और एक मोटी सी कॉपी ले लेना है जिससे आप साल भर तक हमारे साथ ऐसे ही लिखते रहे, है ना। तो नेचुरल नंबर, ये है अपना नेचुरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आप कहोगे सर ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है ना। चीज़ें तो हमारी आदत है चीज़ों को भूलना, तो हम कैसे इसको याद रखेंगे। तो इसके नाम में ही छुपा है प्राकृतिक। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि बच्चे आपके आसपास, आपके अगल बगल जो प्राकृति द्वारा दी गई चीज़ें हैं वो क्या क्या है, तो आप कहोगे सर पेड़ पौधे हो गए, है ना, जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए आपके सामने 10-12 पेड़ ऐसे खड़े हुए हैं ना, कटे हुए नहीं है, खड़े हुए हैं, और मैं आपसे कहता हूँ इनको काउंट करके बताइए, तो आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जवाब दीजिए, कमेंट करिए, आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। अरे बच्चे रुक जा, जीरो नहीं लेना है। कोई कमेंट कर रहा है जीरो हमें नहीं लेना है। हमारी जो काउंटिंग इस तरीके से समझते हैं इस बात को, जैसे जब आप पहली बार अपने स्कूल में आपकी एंट्री हुई होगी, तो जो टीचर वहाँ आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहले चीज़ सिखाने की कोशिश किया उसने, तो वहाँ आप जब सीख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको काउंटिंग बताया गया होगा, यानी कि गिनती बताई गई होगी। और गिनती कहाँ से स्टार्ट किए होंगे आप? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ, ये बात हमें समझ में आई कि जो नेचुरल नंबर होता है उसकी स्टार्टिंग होती है 1 से। जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 से तो स्टार्ट हो, इसकी स्टार्टिंग सर हमें पता चल गई, इसकी स्टार्टिंग हमें पता हो गई कि ये वो 1 से स्टार्ट होता है। और 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7। सर हमें ये मालूम हो गया कि इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, पर ये जाता कहाँ तक है। ठीक है, तो हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। ये रहा 1, उसके बाद 2, फिर कहोगे सर 3, फिर आपका होगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6। और ऐसे ऐसे काउंट करते करते आप देखोगे कि आप एक दिन बुढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन आपकी काउंटिंग कहीं नहीं खत्म हो रही है ना। तो आपका सवाल बार बार होगा कि सर हमारी दाढ़ी भी पक चुकी है लेकिन ये काउंटिंग नहीं खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नंबर सिस्टम जाएगा कहाँ तक? तो हमारा जवाब होगा बच्चे, ये आपका नंबर जो है इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। अब आप कहोगे सर ये इनफाइनाइट क्या होता है? जैसे समझिए इस बात को, अगर आपसे कहा जाए कि चींटी और हाथी, जो आप जानते ही होंगे, आपसे बोला जाए, आपसे कहा जाए कि भाई चींटी बड़ा है कि हाथी बड़ा है, तो आप तो बताओगे अपने कंपैरिजन में, ठीक है, कि भाई चींटी हमसे छोटा है और हाथी हमसे बड़ा है। लेकिन अगर चींटी से पूछा जाए तो चींटी को लगेगा कि इस दुनिया में जो है हाथी से बड़ा कोई जानवर हो ही नहीं सकता, यानी कि इस दुनिया में जो हाथी से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो उस चींटी के लिए वो हाथी इनफाइनाइट हुआ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ इस बोर्ड का, इस बोर्ड, ये हमारा पेन है, इस पेन के इस पॉइंट को अगर इस बोर्ड पे रखते हैं तो इस पॉइंट को लगेगा कि इस दुनिया में ये जो दुनिया है ये चारों तरफ ब्लैक ब्लैक है ना। तो इस पॉइंट के लिए ये बोर्ड जो हुआ वो इनफाइनाइट हुआ। तो जहाँ तक काउंटिंग करते करते हम नंबर की काउंटिंग हमारी खत्म नहीं हो रही है, तो हम चीज़ों को समझने के लिए बोल देते हैं कि ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जी नेचुरल नंबर जो है उसकी स्टार्टिंग होती है 1 से, और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये पहला नंबर था जिसको हमने सीखा, जिसको नाम दिया नेचुरल नंबर। अब जो दूसरा नंबर है
उसको आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, अब ये सर होल नंबर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। अब हम सीखते हैं होल नंबर को। ठीक है, खिसक जाओ भाई, नहीं खिसकोगे, ठीक है। हेडिंग डालिए होल नंबर। होल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब आप कहोगे सर जी हमने थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर को सीखा, अब ये होल नंबर कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। ये आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर नेचुरल नंबर में, ये हमारे हाथ में नेचुरल नंबर है, इसको हमने पकड़ रखा है। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो जो नई सीरीज बन के आती है वो आपका कहलाता है होल नंबर। ये हमारा नेचुरल नंबर रहा। हम एक बार दोबारा से लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 और ये अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट है। ठीक है, इसी में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नई बस थोड़ी सी हरकत करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जीरो को ऐड कर दिए, और जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं रह जाता, ये बन जाता है होल नंबर। अब आपका जब सवाल होगा कि सर होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो बच्चे जिसकी कमी रह गई थी उस कमी को हमने पूरा कर दिया और अब आपका ये नेचुरल नंबर ना रह के होल नंबर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होती है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि ये बताइए क्या 2 नेचुरल नंबर होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 नेचुरल नंबर होगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर की सीरीज में आता है। मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे क्या 2 एक होल नंबर होगा, आपका जवाब होगा यस सर, क्योंकि 2 होल नंबर में आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या 0 एक होल नंबर है, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल 0 एक होल नंबर है क्योंकि ये होल नंबर की सीरीज में आता है। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? चैट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है। आपका जवाब होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। यहाँ से हमें जो बात सीखने को मिली कि सर जो होल नंबर होता है उसमें आपका नेचुरल नंबर भी होता है और साथ में एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं 0। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और 0 को मिलाने पे जो नई सीरीज स्टार्ट होती है वही आपका कहलाता है होल नंबर। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं कुछ और नंबर्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर, क्योंकि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें इंटीजर्स की जानकारी होना बेहद अति आवश्यक है। चलिए अगला जो नंबर है उसको सीखते हैं। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। चलिए हम एक स्केल बनाते हैं। ये आपका ये रहा। ठीक है, ठीक, अब आपने भी थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर के बारे में सीखा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से। चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर था, इसी में हमने ऐड किया 0, तो ये आपका बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। अब कहानी यहीं तक नहीं रुकी, कहानी और आगे बढ़ी। लोगों ने कहा कि सर अगर ये पॉजिटिव है ना, इनको नाम दिया गया धनात्मक संख्या है, तो लोगों को कहना ये था कि भाई धनात्मक संख्याओं की खोज हो चुकी है, ऋणात्मक संख्याएं कहाँ गई। तो उस समय के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा आपको कुछ करना ही नहीं है, जो धनात्मक संख्याएं हैं
उन्हीं के सामने आप माइनस लगा दीजिए, तो जो सेट आपके पास तैयार होगा, जो सेट आपका मिलेगा वो होगा ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरीके से एक और हमको नंबर्स देखने को मिले जिसको हमने नाम दिया ऋणात्मक संख्याएं। जैसे कि 1 लिखा हमने, 1 के सामने माइनस लगा दिया, ठीक है। हमने 2 लिखा और 2 के सामने माइनस लगा दिया। हमने 3 लिखा और 3 के सामने माइनस लगा दिया। हमने 4 लिखा, 4 के सामने माइनस लगा दिया। और इसकी भी कहानी रुकी नहीं है, कहाँ तक गया, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई। अब कोई नंबर कैसे छोटा होता है या कोई नंबर कैसे बड़ा होता है, ये बात कैसे डिसाइड होती है, तो मैं आपको कुछ सोनू निगम की आवाज़ में एकदम बढ़िया सा गाना सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आपका 0 है, क्या है, 0। 0 ने क्या किया, इस नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर 0 से आप दूर जाइए, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, हम लिख देते हैं धनात्मक संख्याएं। इधर बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। तो चलिए हम इस बात को समझते हैं कि कोई नंबर कैसे बड़ा होता है और कैसे छोटा होता है, ठीक है। तो एक कहानी हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। 0 से धनात्मक संख्या की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, अपने दिल की धड़कन को रोक लीजिए और ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप 0 से धनात्मक संख्याओं की तरफ जितना ही दूर होते जाएंगे, यानी कि धनात्मक संख्याओं की तरफ 0 से आप जितना दूर होते जाएंगे वो नंबर आपका उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने इधर डायरेक्शन की बात की कि आप 0 से जितना दूर जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बेटे ये बताइए बच्चे, क्या 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 6। 6 क्यों बड़ा है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा धनात्मक संख्याओं की तरफ जो नंबर जितना दूर होगा 0 से वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें 5 और 6 की, तो आप देख रहे हो कि 5 जो है 0 के पास है, करीब है 6 के कंपेयर में, वहीं आपका 6 0 से दूर है, इसलिए 6 आपका 5 से बड़ा होगा। तो इधर धनात्मक संख्याओं की तरफ की कहानी तो सबको समझ में आती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डाउट होती है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर में, ठीक है। तो चलिए उस बात को समझते हैं। अब अगर हम आपसे पूछ ले कि -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे कि -3 बड़ा है कि -4? तो इस बात को ध्यान से समझिए। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की तरफ 0 के जितना नजदीक आते जाएंगे, 0 के जितना नजदीक आते जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। चलिए समझते हैं इस बात को। हमने कहा कि आप निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर की तरफ 0 के जितना करीब होते जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे हम आपसे पूछ लें क्या -3 बड़ा है या फिर -1 बड़ा होगा, आप कहोगे सर ये बात तो हमें पता ही नहीं है। हमने बताया आपको कि 0 के जितना करीब जो नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर 0 के करीब -1 है और -3 0 से दूर है। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग ये हुआ कि -1 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, -3 से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि -1 0 के करीब है। तो यही नंबर लाइन डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इंटीजर के बारे में और कुछ बातें करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए यही कुछ और बातों को हम समझते हैं। चलिए हमारे पास क्या नंबर लिखा था, 0 था, और उसके बाद इधर लिखा था -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। हमने कहा कि 0 के
इधर की जो संख्या है उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव संख्या यहाँ बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर की जो संख्याएं हैं उनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हम आपसे कहें कि भैया ये बताइए पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, तो आप कहोगे सर जी बता देते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है ना, बेहद आसान है। तो हमने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक अगर आपसे पूछा जाए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा भैया आपका, ये देखते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और अप टू सो ऑन। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हमको पता चल गया। अब देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। ऋणात्मक पूर्णांक आपका 0 को छोड़ के बाकी इधर की संख्या जो है वो आपकी ऋणात्मक हो जाएंगी, तो उसी के सामने -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, और ये अप टू सो ऑन। तो यह आपका हो गया धनात्मक। सर आपने धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया, आपने ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया, लेकिन कहीं हमको 0 नहीं दिखा। मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा कहीं, प्लस का 0 या माइनस का 0? आप कहोगे सर जी नहीं देखा। तो फिर अगर आपने नहीं देखा तो कैसे हम उसको धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक में रख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सर जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है 0 ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो फिर 0 है क्या? आपने कहा ना तो 0 धनात्मक पूर्णांक है और ना ही 0 ऋणात्मक पूर्णांक है नेगेटिव नंबर में, है ना। तो फिर 0 है क्या? तो 0 ना तो इसमें रखा गया ना इसमें रखा गया, 0 को अलग से स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, देखते हैं उस बात को। बोला गया 0 को एक अलग नाम दिया गया, शून्य पूर्णांक या फिर 0 इंटीजर। इसको बोला गया शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको बोला गया शून्य पूर्णांक। यहां से ये बात हमको निकल के समझ में आती है कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही 0 नेगेटिव इंटीजर है। 0 को स्पेशल नाम दिया गया, 0 एक शून्य पूर्णांक है, 0 इंटीजर है, तो इसलिए ना ही हम इसको नेगेटिव में बात करेंगे ना ही पॉजिटिव में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो यहाँ बातें सीखनी थी वो ये थी कि इंटीजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, और फिर एक नई चीज़ें हमने सीखा कि शून्य पूर्णांक 0 इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि नंबर लाइन में छिपे क्या क्या चीज़ हैं। तो चलिए उन सब चीज़ों को ढूंढते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि नंबर लाइन में और क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। उसके बाद हम प्राइम नंबर को सीखते हैं, फिर को प्राइम को देखते हैं, फिर कंपोजिट नंबर को देखते हैं। एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसको मैं आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाता हूँ। ठीक, ओके। अब देखिए, जैसे यहां बात करें तो ये हमारे पास नंबर लाइन में धनात्मक संख्याएं मिल गई, ऋणात्मक संख्याएं मिल गई। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे
आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ इस नंबर लाइन में नेचुरल नंबर भी हमारा छुपा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो जो नई सीरीज निकल के आती है वो हमारा कहलाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। सर जी क्या आप सिर्फ पढ़ाएंगे हमें? नहीं नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको गाना भी सुनाएंगे, है ना, शेर व शायरी भी सुनाएंगे। हमारे लिखने की आदत है, हम अच्छे अच्छे शेर भी लिखते हैं। तो आप जब कभी लाइव क्लास में हमको मिलेंगे तो हम आपको शायरी भी सुनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा इंटीजर और पूर्णांक रहा। अब अगला नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सर हम देख के कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है? कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है ना, हर एक के बारे में बारी बारी बात करेंगे हम, ठीक है। तो अगला हेडिंग आपका होगा प्राइम नंबर, नंबर जिसको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। बड़ा ही प्यारा नाम है ना, बिल्कुल आपके नाम की तरह है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, चलिए 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 ढूंढते हैं हम अभाज्य संख्या को। सर कहाँ चलना पड़ेगा? जंगल में चलना पड़ेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी बोर्ड पे हम फाइंड आउट करेंगे। इसी बोर्ड पे हम देखेंगे कि हमारा अभाज्य संख्या कहाँ है। चलिए देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, उसको लिखते हैं और उसी में हम अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था और इनफाइनाइट तक। अब सर ये अभाज्य संख्या होता क्या? तो ऐसे नंबर, एक डिफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा, है ना, सुनहरे अक्षरों में। ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, वो आपका कहलाता है अभाज्य संख्या। 2 फैक्टर, सर ये फैक्टर क्या है? सर हमको ये पता ही नहीं है फैक्टर क्या है, हमें बता दीजिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 जो है 10 का एक फैक्टर है। 2 जो है 10 का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 10 का फैक्टर तभी कहलाएगा, 2 10 का फैक्टर तभी कहलाएगा अगर हम 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल 0 आ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि सर 2 हमारा 10 का एक फैक्टर है। तो 2 5 जा 10 हुआ, है ना। अरे अरे ये क्या हुआ सर? शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। और भैया हमारे बाबू, जब शेषफल 0 आ गया तो इस समय जो भाजक होगा, इस समय जो डिवाइजर होगा, वही आपका कहलाएगा कि 2 जो है 10 का एक फैक्टर है। इसी को और देखते हैं। हम आपसे पूछें कि क्या 5 10 का एक फैक्टर है? आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या 5 10 का एक फैक्टर है? आप कहोगे सर हमको पता ही नहीं है। हमने कहा नहीं पता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इसको डिवाइड करिए, अगर आपका शेषफल 0 आ जा रहा है तो आपका जवाब होगा कि सर 5 जो है 10 का एक फैक्टर है। चलिए, तो हम 5 2 जा 10 हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? जादू हो गया सर, शेषफल 0 आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर शेषफल आपका 0 आ गया तो 5 10 का एक फैक्टर होगा। तो सर जी ये तो समझ में आया, 2 ने 10 को डिवाइड किया, 2 जो है 10 का एक फैक्टर हुआ। 5 ने 10 को डिवाइड किया, 5 10 का एक फैक्टर हुआ। कोई ऐसा नंबर बताइए जो फैक्टर नहीं हो। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि क्या 3 10 का एक फैक्टर है? क्या 3 10 का एक फैक्टर है? तो अगर 3 से 10 डिवाइड हो जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, तो 3 जो है 10 का एक फैक्टर होगा। और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो 3 10 का फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। 3 3 जा 9। अरे सर ये क्या हुआ? शेषफल तो 0 आया ही नहीं। और बाबू जब शेषफल 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि 3 10 का फैक्टर नहीं है, 3 10 का फैक्टर नहीं है। तो अभाज्य संख्या को ढूंढने के लिए हमें फैक्टर्स की जानकारी होना जरूरी है। तो अगर किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर हुए, अगर किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर हुए तो वह आपका अभाज्य संख्या होगा, और अगर 2 से अधिक हुए तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखते भैया, चेक करते हैं। आइए, मौज है जिंदगी मौज। अभी हम आपको एकदम प्यारा सा शायरी सुनाएंगे ना।
जुड़े रहिए और मौज मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए 2 के बारे में बात करें। क्या 2 हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या 2 प्राइम नंबर है कि नहीं? आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं क्या 2 आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? पहचान क्या है सर? अगर 2 के केवल 2 फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए तो 2 आपका प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं। 2 को हम 2 से डिवाइड कर दें सर, कर दीजिए भैया। 2 1 जा 2, शेषफल कितना आया? 0। और जैसे ही शेषफल 0 आया तो हम कहेंगे 2 का एक फैक्टर है। तो एक नंबर हमें मिला कि 2 जो है 2 को डिवाइड कर दे रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का एक फैक्टर है, ठीक है। अगला देखते हैं, और भी कोई नंबर है? और हमें क्या दिख रहा है सर? अगर हम 1 से 2 को डिवाइड कर दें तो क्या शेषफल 0 आएगा? तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। यहाँ भी शेषफल हमें क्या मिला? 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी 1 भी 2 का एक फैक्टर है। तो यहाँ से मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, जो बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 जो है 1 सभी का एक फैक्टर है, 1 सभी का एक फैक्टर है। और बाकी अगर किसी भी नंबर के केवल 2 फैक्टर हुए, केवल 2 फैक्टर हुए तो वो आपका अभाज्य संख्या होगा। देखो 2 का 2 एक खुद स्वयं ही इसका एक फैक्टर है। 2 जो है 2 का स्वयं ही एक फैक्टर है और 1 जो है हर किसी नंबर का फैक्टर है। आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए क्या 2 का कोई और फैक्टर आपकी जानकारी में है? तो आपका जवाब होगा सर जी नहीं, 2 के केवल 2 ही फैक्टर जो आपने लिखा है वही 2 फैक्टर हैं, इसीलिए 2 आपका एक प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? 2 आपका एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। चलिए सर जी अब बात करते हैं 3 के बारे में। क्या 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है? देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए अगर 3 के केवल 2 फैक्टर हुए, अगर 3 के केवल 2 फैक्टर हुए तो हमारा जवाब होगा कि सर 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि 3 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। देखते हैं 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो पहला तो खुद हुआ, 3 खुद को डिवाइड कर सकता है। तो 3 से अगर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 जा 3, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। और जैसे ही शेषफल 0 आया हमने तुरंत कहा, तुरंत क्या कहा? तुरंत कहा कि सर 3 ने 3 को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का एक फैक्टर है। हर नंबर अपने आप का एक फैक्टर होता है, इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आया कि 3 जो है 3 का एक फैक्टर है। और कौन सा फैक्टर हमने कहा? हमने कहा कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 3 से कोई दुश्मनी है क्या भैया? नहीं दुश्मनी है, 1 भी 3 का एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ हमारे पास कितने फैक्टर निकल के आए? 2। आपकी जानकारी में कोई और फैक्टर है जो 3 को डिवाइड कर सकता है इन दोनों के अलावा? आपका जवाब होगा नहीं सर, कोई नहीं है। तो भैया जब कोई नहीं है तो अगर 3 के केवल 2 फैक्टर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं 4 के बारे में, ध्यान से देखिएगा। चलिए 4 के बारे में बात करें हम, तो देखिए 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? आपका जवाब होगा सर पहला नंबर तो 2 ही है, पहला नंबर तो 2 ही है। 2 4 को डिवाइड कर सकता है, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ सर जी 2 4 का एक फैक्टर है। चलिए आपकी बात हमने मान लिया, इसलिए मान लिया क्योंकि आपका कहना भी सही है, 2 4 का एक फैक्टर है। अगला नंबर चेक करते हैं। अगले नंबर में क्या चेक कर लेते हैं अगला नंबर। अब वो हमने कहा कि 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, देख लेते हैं। 1 4 जा 4, शेषफल कितना आ गया भैया? शेषफल 0 आ गया। और जैसे ही शेषफल 0 आया आपका कहना होगा, आप गुनगुनाते हुए एकदम सोनू निगम की आवाज़ में कहेंगे कि सर जी 1 भी 4 का एक फैक्टर है। लिख दिया हमने डिफिनेशन बताया था अभाज्य संख्या की, अगर किसी संख्या के केवल 2 फैक्टर हुए तो वही आपका क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। और 2 से अधिक हुए तब क्या कहानी है? तब बताते हैं क्या कहानी है। फिलहाल इसको देखते हैं, कोई और नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकता है? देखते हैं भैया। 4 को खुद भी तो डिवाइड कर सकता है, 4 1 जा 4। ये तो गजब हो गया है ना, ये तो गजब हो गया। क्या हो गया सर? यहाँ हमको 3 नंबर ऐसे मिल गए जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हुए
दो फैक्टर हुए तो क्या कहलाया? अगर दो फैक्टर हुए तो कहलाया अभाज्य संख्या, और अगर दो से अधिक हो गए तो फिर वो आपका अभाज्य संख्या नहीं रहा तो फिर कौन सी संख्या कहलाया? इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब? अगली क्लास में, क्योंकि हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि अगर दो से अधिक फैक्टर हुए तो वो फिर आपका क्या कहलाता है ना। तो इस तरीके से 4 हमारा यहाँ अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबू इसके दो से अधिक फैक्टर हुए, अभाज्य संख्या की पहचान ये है कि केवल उसके दो फैक्टर होने चाहिए। दो से अधिक फैक्टर हो गए तो वो आपका अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? अगला नंबर चेक करते हैं। सर जी, दो अभाज्य संख्याएं तो हमें मिल चुकी हैं, तीसरे के बारे में आपकी क्या राय है? तो तीसरे के बारे में अपनी राय बताते हैं। फिलहाल ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, अगला नंबर देखिए 5 के बारे में। 5 हम आपसे पूछ लें अभाज्य संख्या है कि नहीं, आपका जवाब होगा सर अगर किसी नंबर के केवल दो फैक्टर हुए तो वो आपका अभाज्य संख्या होगा, और अगर दो से अधिक हो गए तो फिर अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, है ना। तो चेक करते हैं 5 को। हमने कहा एक जो है 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, तो 1 तो इसका एक फैक्टर हुआ, 1 5 जा 5 हुआ, है ना, माइनस शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 5 का एक फैक्टर है। इरेज करते हैं इसको। हमने कहा कि 5 भी तो खुद को डिवाइड कर सकता है, तो जब 5 खुद को डिवाइड कर सकता है तो 5 भी तो इसका एक फैक्टर होगा, 5 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ 5। तीसरी नंबर की जिम्मेदारी हम आपको दे देते हैं, है ना। घने जंगलों में जाइए, है ना, तालाब में जाइए, झरने में जाइए, ढूंढ के लाइए क्या 5 का तीसरा कोई फैक्टर है? क्या कोई और ऐसा नंबर है जो 5 को डिवाइड कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं सर, कोई ऐसा नंबर हमें मिला ही नहीं। हमने चारों धाम कर लिए लेकिन कोई नंबर हमको ऐसा नहीं मिला जो 5 को और डिवाइड कर सके। इसका मतलब ये हुआ, ये बात हमें समझ में आई कि 5 के केवल दो फैक्टर हुए, केवल ऐसे दो नंबर हैं, दो नंबर केवल ऐसे हैं जो 5 को डिवाइड कर सकते हैं। सर अभी तक हमें तीसरा नंबर नहीं मिला, तो अगर तीसरा नंबर नहीं मिला तो ये जो है 5 के दो फैक्टर हुए, इसका मतलब 5 भी आपका एक प्राइम नंबर होगा, 5 भी आपका एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपको 1 से लेके जो है 100 तक की जो प्राइम नंबर होते हैं वो सभी लिखा देंगे। ठीक है, और आप उन्हें याद कर लीजिएगा, आगे की क्लासों में जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो बच्चे आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में एक शेरो शायरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। एकदम मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ मिलते रहिए। हमसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।